Hello guys, this is Sheba Malik. I'm your science teacher. Today we will discuss about the chapter 5 of class 9 science NCERT. आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। ओके, तो इस चैप्टर में हम सेल के रिगार्डिंग पढ़ेंगे कि सेल क्या है, सेल का फंक्शन क्या है, हमारी बॉडी के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ओके तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन में देखिए, सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है वो क्या है, हमारी जो लाइफ है उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। मीन्स सेल ही हमारी बॉडी के अंदर पार्ट्स को बनाता है, स्ट्रक्चर उसका जनरेट करता है और उन बॉडी के पार्ट्स, उन ऑर्गन से फंक्शंस भी करवाता है। मीन्स सेल ही स्ट्रक्चर और फंक्शनल के लिए डिपेंड है हमारी लाइफ में। ओके तो सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ की बेसिक यूनिट है बिकॉज ये सबसे छोटी है, क्योंकि हमारे सेल, जब सेल आपस में ज्वाइन हो जाते हैं तो एक टिश्यू बन जाता है, जब टिश्यू आपस में ज्वाइन हो जाते हैं तो एक ऑर्गन बन जाता है जो कि फंक्शन परफॉर्म करता है हमारी बॉडी के। तो इसलिए हम जो सेल है उसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1831 इन कॉक्सलाइस विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। इसका जो डिस्कवर किया था, मीन्स इसकी जो खोज की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने इन 1831 में इन कॉक्सलाइस विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। एक माइक्रोस्कोप में उन्होंने कॉक्सलाइस को देखा और वहाँ पे उन्होंने सेल को देखा कि ये जो है वो सेल है। तो इन्होंने 1831 में सेल को डिस्कवर किया था कि इन्होंने रॉबर्ट हुक ने एग्ज़ाम में पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने सेल को डिस्कवर किया, तो किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। और कब किया, 1831 में। उसके बाद देखिए, ल्यूक हुक 1674 डिस्कवर द फ्री लिविंग सेल इन स्पॉन्ज वाटर विद इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। 1674 में, इससे पहले भी ल्यूक हुक जो थे उन्होंने डिस्कवर किया थी फ्री लिविंग सेल स्पॉन्ज वाटर के अंदर विद द हेल्प ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से। ठीक है, इन्होंने जो की थी वो रॉबर्ट हुक से पहले की थी और रॉबर्ट हुक ने बेसिकली जो हम आज सेल पढ़ रहे हैं उसके बारे में डिस्कवर किया था। तो अगर क्वेश्चन आए कि किसने सेल को डिस्कवर किया, तो किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया, 1831 में किया। अब है द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी और कब दी, देखिए, द थ्योरी डेट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वॉज प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट शेल्डन एंड स्क्वान। मीन्स जो थ्योरी है वो ये कहती है कि जो ऑल द प्लांट्स, सारे प्लांट एंड सारे एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल, वो सेल से ही बने होते हैं। एंड द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, सेल हमारी बिल्कुल बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ की। वो किसने प्रेजेंट किया था, वो प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट जिनका नेम थे शेल्डन एंड स्क्वान। ओके तो जो सेल थ्योरी है वो भी यही कहती है कि जो सारे एनिमल्स है, प्लांट्स है, ठीक है, आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड अ सेल जो है इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वॉज प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट नेम शेल्डन एंड स्क्वान। ओके, उसके आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपने पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ द सेल ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप्स। अगर हम सेल के नंबर्स के बेसिस पे बाइफरकेट करते हैं तो ऑर्गेनिज्म टू टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके ये दो होते हैं, एक तो होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल there are two types of organism, first is unicellular organism and second is multicellular organism। अब हम पढ़ने वाले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें देखिए, दीज ऑर्गेनिजम्स आर सिंगल कॉल्ड विच परफॉर्म ऑल द फंक्शंस, एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। मीन्स क्या है इसका, कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सिंगल सेल्ड होते हैं जो कि परफॉर्म करती है ऑल द फंक्शन। मीन्स इनकी बॉडी में ओनली वन सेल होती है और वही सारी बॉडी का जो भी फंक्शन है वो परफॉर्म करती है। कौन, ये जो वन सेल है। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। इसके 3 एग्जाम्पल्स है, अमीबा है, पैरामीशियम है और बैक्टीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका पूछ लिया जाता है।
तो ये तो वह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके आगे हम देखें तो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसमें देखिए मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन द बॉडी एंड ऑल्सो फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट, एग्जाम्पल फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत मैनी सेल्स मतलब बहुत सारी जो सेल है वो ग्रुप together to perform different function in the body means बहुत सारे जो सेल है वो आपस में ग्रुप बनाकर सारा फंक्शन जो है बॉडी का वो परफॉर्म करती हैं। ओके और बहुत सारे जो बॉडी के पार्ट्स है उसको भी परफॉर्म मतलब उसको भी मतलब बनाती हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल है फंगी, प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, मीन्स इसमें जो है बहुत सारी सेल्स होती हैं जो कि ग्रुप्ड होकर सारी बॉडी के फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करती हैं, परफॉर्म करती हैं और बॉडी के पार्ट्स भी बिल्डअप करती हैं। अब हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहला है प्रोकैरियोट्स, दूसरा है यूकैरियोट्स। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में और आपकी बुक में भी अच्छे से दिया हुआ है, तो इसको अच्छे से क्लियर मतलब समझिए ताकि आप एग्जाम में इसके जो भी क्वेश्चन है इसको अच्छे से कर पाएँ। ओके, तो प्रोकैरियोट्स में देखिए सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मीन्स प्रोकैरियोट्स में क्या होता है इसमें जो सेल होती है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, और यूकैरियोट्स में सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस बिल्कुल एब्सेंट होता है, और इसमें प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट होता है। फिर देखिए सिंगल क्रोमोसोम जो हमारा क्या प्रोकैरियोट्स है उसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो सिंगल्स होते हैं, और इसमें सिंगल और मल्टी क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे यूकैरियोट्स में। रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज असेक्सुअल। प्रोकैरियोट्स में जो रिप्रोडक्शन है वो बिल्कुल असेक्सुअल होता है हमेशा, और यूकैरियोट्स में रिप्रोडक्शन इज बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल दोनों ही होते हैं। ऑलवेज यूनिसेलुलर होते हैं ये। ठीक है, हमने भी पढ़ा ना जिसमें वन सेल होती है, कौन होते हैं वो प्रोकैरियोट्स, और जो यूकैरियोट्स होते हैं ऑफन मल्टी सेलुलर। कि क्या होते हैं मल्टी सेलुलर, इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं जो आपस में ग्रुप्ड होकर फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। आगे देखिए इसके अंदर है डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। सेल टू टाइप्स के हम पढ़ेंगे अपने क्लास 9th में, एनिमल सेल और प्लांट सेल, इनके अंदर डिफरेंस भी पढ़ेंगे। ओके, और सेल के अंदर जो भी इस सारे इसके पार्ट्स होते हैं जैसे कि गोल्जी एपैरेटस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रोइल, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब के बारे में हम एक एक करके इनको रीड करेंगे। और जो इसकी पिक्चर्स जो मैं आपको भी दिखा रही हूँ, ये जो पिक्चर है वो है एनिमल सेल्स की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से आपकी एनसीईआरटी में ये दी गई है, तो आप इसको अच्छे से समझिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप अच्छे से बना पाएँ। अब देखिए पहला एनिमल सेल। एनिमल सेल वॉल इज एब्सेंट। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, एंड प्लांट सेल में सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। जो प्लास्टिड्स है वो बिल्कुल एब्सेंट होते ही नहीं है, और एनिमल सेल में प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, वो प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट, इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, इसमें सेंट्रियोल आर एब्सेंट। जो प्लांट सेल है उसके अंदर सेंट्रियोल आर एब्सेंट। एनिमल सेल में गोल्जी बॉडी आर प्रेजेंट। जो गोल्जी बॉडीज है वो प्रेजेंट होती है, और जो प्लांट सेल है गोल्जी बॉडीज आर प्रेजेंट एंड कॉल्ड डिक्टोइसम। ठीक है, इसमें जो गोल्जी बॉडीज है वो प्रेजेंट होती है, और जिसको हम क्या कहते हैं डिक्टोइसम। ओके, वोकल्स आर एब्सेंट। एनिमल सेल में वोकल्स जो है बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। इफ प्रेजेंट, अगर वो प्रेजेंट हैं तो दे आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। एंड प्लांट सेल में वोकल्स आर प्रेजेंट होते हैं, एंड लार्ज इन साइज में कैसे होते हैं बिल्कुल लार्ज होते हैं। आगे देखिए कि प्लांट सेल की पिक्चर है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है, और मैंने आपको ये दिखाई भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी सारे पार्ट्स हैं, कहाँ लाइसोसोम है, कहाँ का रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, गोल्जी एपैरेटस, न्यूक्लियस, इन्वेलप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके पार्ट्स के जो भी फंक्शन है वो अभी आपको मैं बताती हूँ एक एक करके, और आप इसकी ना जो पिक्चर है उसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, बिकॉज ये पेपर में बहुत बार पूछी गई और पूछी भी जाती है, और आगे भी आपसे पूछी जा सकती है। सो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसकी पिक्चर्स की और इनके डिफरेंस की। ओके, तो हम अब एक एक करके इसके जो सारे जो पार्ट्स हैं इनके बारे में रीड आउट करते हैं। ओके, सो रेडी? ठीक है, तो हम अभी इसके सारे पार्ट्स डिस्कस करेंगे।
जो सेल के पार्ट से उस पे जाने से पहले हम कुछ दो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है? द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है? एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है, और कहाँ से कहाँ पे होती है? फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। मीन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है सब्सटेंस की इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। ओके, सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। सेल आल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। अब क्वेश्चन आपका ये आ जाए कि डिफ्यूजन्स के थ्रू क्या होता है सेल के अंदर, किसका एक्सचेंज होता है, तो आप आंसर लिख सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन होता है कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है उसे अक्रॉस मूव करते हैं बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। और सेल ऑल्सो ऑब्टेन, जब भी वो न्यूट्रिशन लेती है सेल, वो भी जो सेल इन्वायरमेंट से न्यूट्रिशन ले रही है वो भी किस प्रोसेस के थ्रू लेती है? डिफ्यूज़न के थ्रू लेती है। तो अगर एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डिफ्यूज़न के थ्रू सेल में क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो मूवमेंट है सेल मेम्ब्रेन में वो किस प्रोसेस से होता है? वो होता है डिफ्यूज़न से। और सेल जो है वो इन्वायरमेंट से जो न्यूट्रिशन लेती है वो भी हमारा डिफ्यूज़न प्रोसेस से ही होता है। ओके, तो सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और या सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। जो सेल के अंदर होती है, ये सबसे आउटर होती है ये, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द contents of the cell from its external environment। ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। जो भी सेल होती है उसकी सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, ठीक है, जो हमें जो सेपरेट करती है द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो बाहर का इन्वायरमेंट है उसको सेल से क्या करती है? बिल्कुल ही क्या करती है? सेपरेट करती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन। आगे देखिए, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और सेल मेम्ब्रेन, दोनों ही इसके नेम है, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाए तो कंफ्यूज मत होने कि हमने तो ये कभी सुना ही नहीं, बिकॉज दोनों ही सेम है। ओके, तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अलाउ करती है, परमिट करती है द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सम मटेरियल इन आउट एंड ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो भी मटेरियल इन होना है या आउट होना है उसकी परमिशन कौन देता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन देती है। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही परमिशन देती है किसकी? एंट्री और एग्जिट की ऑफ सम मटेरियल की, ठीक है। सेल के अंदर अगर एंट्री करना है या एग्जिट करना है तो उसका अलाउ कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। आगे देखिए, इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल। द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। अब क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटीरियल। द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करती है? सेलेक्ट करती है। ये सारी चीज़ों को परमिट नहीं करती कि आप इन हो जाओ, मतलब सेल के अंदर आ जाओ। ये सारी चीज़ों को ही परमिट नहीं करती है, ये सेलेक्टिव चीज़ों को परमिट देती है, सेल में एंट्री देती है, ठीक है। तो इसीलिए हम जो सेल मेम्ब्रेन है इसको क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर? एंड लास्ट में कि इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। अब ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है किसकी? लिपिड एंड प्रोटीन की। क्लियर? अब देखिए सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल इज अनदर रिजिड आउटर कवरिंग इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाउंड इन प्लांट सेल। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड एक और पार्ट होता है सेल का, तो सेल वॉल बोलते हैं जिसको। सेल वॉल इज अनदर रिजिड आउटर कवरिंग होता है इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कहाँ होता है? ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि ऐसा कौन सा ऑर्गन्स है जो कि ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है? तो कौन सा है? सेल वॉल। ये जो सेल वॉल है वो एनिमल सेल में नहीं होता। तो द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड होता है। आगे देखिए, द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। अब जो प्लांट सेल की वॉल है वो किससे बनी होती है? वो सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विच प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ टू प्लांट। सेल वॉल
जो है सेलुलोज से बनी होती है। और सेलुलोज क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारे प्लांट को। क्लियर। अब ये है कि फंक्शन क्या है सेल वॉल का, तो इसका भी सेम वही फंक्शन होगा जो कि उसका था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। देखो, सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डिल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। मीन्स वही है, परमिशन देना है कि क्या आना है क्या नहीं आना, और ये सब वो परफॉर्म कराता है, सेल वॉल करती है, क्योंकि खाली प्लांट सेल में ही होती है। कभी कभी एग्जाम में एक टर्म पूछ ली जाती है जिसका नाम है प्लाज्मोलाइसिस, तो इसके बारे में एक बार आप देख लीजिए कि है क्या। बेसिकली व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। दिस फिनोमिनन इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। इसमें क्या होता है, जो लिविंग प्लांट सेल है कभी कभी अपना वाटर लूज कर देती है, ठीक है। कौन से प्रोसेस से, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। कभी कभी उसमें क्या हो जाता है, प्लांट सेल के अंदर श्रिंकेज आ जाती है या कंट्रैक्शन हो जाता है सेल वॉल के अंदर। तो इसी जो ये फिनोमिनन है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। आगे देखिए, ये है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की पिक्चर है, आपको दिख रही होगी कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्रोमाटिन है, न्यूक्लियर पोर्स है। ये जो न्यूक्लियस है इसके बारे में ये पूरी इसका डायग्राम है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस है इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल एज इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। सेल की जो सारी एक्टिविटीज है वो कौन कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है, कौन करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, ठीक है। इसलिए हम न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ दिस सेल। हमारी बॉडी में जो ब्रेन होता है वो हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ओके। तो सेल की सारी जो भी एक्टिविटीज उसको कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, इसलिए इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। क्लियर। कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर भी डबल लेयर एक कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। Nuclear membrane has pores which allow the transfer of material from inside the nucleus to the cytoplasm. जो साइटोप्लाज्म सेल में होता है उसके यहाँ से न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ का परमिशन देना है, मतलब कौन सी चीज़ एंटर करेगी, कौन सी चीज़ बाहर जाएगी, इसका सारा जो परमिशन होती है वो कौन देता है, वो देती है हमारी ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होती है, ये क्या देती है, परमिशन करती है, ये अलाउ करती है कि कौन कौन से मटेरियल को न्यूक्लियस में एंटर किया जाएगा और किस किस को एग्जिट किया जाएगा, ओके। द न्यूक्लियस कॉन्टेन क्रोमोसोम। न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं विच आर विजिबल एज रोड शेप स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। जब सेल डिवाइड होने जा रही होती है, मीन्स जब उसमें रिप्रोडक्शन होने वाला होता है, तब ये विजिबल होते हैं, तभी दिखाई देते हैं क्रोमोसोम। जो किस शेप में होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है रोड शेप में स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम्स का। फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स अगर आपसे पूछ लिए जाते हैं तो बहुत ही ईजी सा इसका फंक्शन है, क्या है। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स of parents to next generation in the form of DNA, deoxyribonucleic acid molecules। मीन्स जो क्रोमोसोम्स का फंक्शन क्या है, ये इंफॉर्मेशन को क्या करता है, इनहेरिटेंस करता है। मतलब जो भी आपके मतलब जो पेरेंट्स में जो भी फीचर्स है उससे नेक्स्ट जनरेशन में उन फीचर्स का क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है वो, ठीक है। किसकी फॉर्म में, डीएनए की फॉर्म में करता है वो है। और डीएनए की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो डीएनए की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आप इसको लर्न कर लेना कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखिए साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है जो कि फ्लूइड होता है, ठीक है। फ्लूइड कंटेंट जो होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट ऑल्सो कंटेन मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स, ईच ऑफ दीज ऑर्गेनल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द सेल। इसी के अंदर बहुत छोटे छोटे से क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं,
ठीक है। और ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल के, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसके बारे में हम एक एक ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ने जाएंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, जिसको ईआर बोलते हैं। ये क्या होता है? द एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट। ठीक है, ट्यूब्स एंड शीट का ये क्या है? नेटवर्क है। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूबोल्स और राउंड और एबलॉन्ग बैग्स, ये इसका स्ट्रक्चर है। द ईआर मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा, मेम्ब्रेन जैसी होती है बिल्कुल सेम ये। और इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, जैसे कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से, सिमिलरली जो ईआर मेम्ब्रेन है वो भी मेडअप होती है किससे? लिपिड एंड प्रोटीन से। टाइप्स ऑफ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, इसके 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज रफ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, जिसको RER बोलते हैं। दूसरा स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, जिसको SER बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम। पहला है RER, ठीक है, जिसका टाइप है RER लुक्स rough under a microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface. The ribosomes, which are present in all active cell, are the sites of protein manufacture. Means जो RER है, जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो बिल्कुल रफ लगता है। क्यों लगता है? बिकॉज इट हैज़ अ पार्टिकल्स, उसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, और राइबोसोम्स उसके सरफेस से अटैच्ड होते हैं। तो राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट इन एक्टिव सेल में प्रेजेंट होते हैं, जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं। किसका मैन्युफैक्चर करते हैं राइबोसोम? प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करते हैं। ओके, द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन आर देन सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड यूजिंग द ER। जब राइबोसोम प्रोटीन का मैन्युफैक्चर कर लेते हैं तो उसके बाद ये प्रोटीन को सेंड करते हैं किसके अंदर? वेरियस प्लेसेस इन द सेल में, जो कि डिपेंडिंग ऑन नीड, मीन्स जिसको नीड चाहिए होती है वहाँ पर इसको ये ट्रांसफ़र कर देते हैं, किसको? प्रोटीन को, यूजिंग द ER। ठीक है, आगे हैं द SER हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट। जो SER होती है, सेकेंड टाइप जो है ER का, वो क्या करता है? वो मैन्युफैक्चर करता है ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड, इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। सेल के फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? लिपिड एंड फैट मॉलिक्यूल्स, जो कि कौन मैन्युफैक्चर करता है? वो मैन्युफैक्चर करता है SER। उसके आगे देखिए, सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को बनाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। कौन? प्रोटीन एंड लिपिड। दिस प्रोसेस इज नॉन एज मेम्ब्रेन बायोजीन्स। क्वेश्चन आ जाता है मेम्ब्रेन बायोजीन्स किसको कहते हैं? तो आप उसको बस बता सकते हो कि जो प्रोटीन एंड लिपिड है वो हेल्प करता है किसमें? इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। सो दिस प्रोसेस इज नॉन एज मेम्ब्रेन बायोजेनिस। ठीक है, बायोजेनिसिस। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे गोल्जी अपैरेटस के बारे में। द गोल्जी अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड vessels arranged approximately parallel to each other in stacks called cisterns। मीन्स इसके अंदर ये कंसिस्ट करता है सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन को। ठीक है, जो बाउंड विसल्स अरेंज अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल होते हैं टू ईच अदर इन स्टेक्स कॉल्ड सिस्टर्स। मीन्स यहाँ पे इसका खाली स्ट्रक्चर बता रखा है। दिस मेम्ब्रेन ऑफन हैव connection with the membrane of ER and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system। मीन्स ये कि जो ये these membranes है वो often have मीन्स ये कनेक्शन करती हैं with the membrane of ER and इसलिए constitute another portion of a complex cellular membrane system को ये constitute करती हैं। अब पढ़ेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। क्वेश्चन आ जाए वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम क्या है सेल का, तो आप बता सकते हो लाइसोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट है लाइसोसोम। ठीक है, इट हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटीरियल एज वेल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनियल्स। मीन्स जो सेल्स ऑर्गेनियल्स वॉर्न आउट हो जाते हैं या जो भी फॉरेन मटीरियल है उनका डाइजेशन कौन करता है? क्लीन अप कौन करता है?
लाइसोसोम्स करते हैं। तो जैसे कि हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ऐसे सेल के अंदर भी डाइजेशन के लिए भी एक ऑर्गन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है whose सेक्स आर फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, इसलिए ये डाइजेशन करता है। फंक्शंस क्या है, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम में देखेंगे। सो लाइसोसोम ब्रेक फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल विच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ऑल ऑर्गेनियल्स इन इनटू स्मॉल पीसेस। जैसे कि मैंने आपको भी पहले बताया था कि जो भी फॉरेन मटेरियल्स हैं जो कि सेल में एंटर कर जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, ये सब क्या करता है, ये इनको स्मॉल पीसेस में तोड़ देता है, फिर उसको डाइजेस्ट कर लेता है। They contain powerful digestive enzymes which are made up in RER, which is capable of breaking down all organic material made is RER। वही है कि इसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो कि RER बनाता है, जो कि कैपेबल होता है फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल मेड अप इन RER को ब्रेक डाउन करने में ये मीन्स कैपेबल होता है। आगे देखिए, ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म सच एज व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, लाइसोसोम में बस्ट and the enzyme digest their own cell, therefore lysosomes are also known as a suicide bag of cell। very important question एग्जाम में आता है कि suicide bags of cell लाइसोसोम को क्यों कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्या है कि जब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाए सेलुलर मेटाबॉलिज्म के अंदर, तो उसमें क्या होता है, मान लो सेल डैमेज हो जाए बिल्कुल ही, तो जो लाइसोसोम है वो बस्ट हो जाते हैं, ठीक है, और जो उसके जो एंजाइम्स है वो अपने आप को ही डाइजेस्ट करने लगते हैं, वो सेल को ही डाइजेस्ट करने लगते हैं, मीन्स अपने आप को खुद ही ख़त्म कर रहे हैं, खुद ही मार रहे हैं, लाइक सुसाइड। इसीलिए लाइसोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, देयरफॉर लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नाउन एज द सुसाइड बैग्स ऑफ सेल। क्लियर। अब है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर नाउन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, ये भी एग्जाम में आता है, तो इसका क्या नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे पावर बनाई जाती है, इसलिए इसको पावर हाउस कहते हैं। अब स्ट्रक्चर क्या है इसका, माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग होती है इसके अंदर, ठीक। द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस वेल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। This fold create a large surface area for ATP generating chemical reaction। जो अंदर वाली है वो जो अंदर वाली मेम्ब्रेन इसकी वो क्रिएट करती है, लार्ज सरफेस होता है इसके अंदर। सो यहाँ पे ATP जो है, ATP क्या पावर है, ATP जनरेट होती है केमिकल रिएक्शन से। फंक्शन क्या है इसके, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ नीडेड फॉर लाइफ। इसके अंदर बहुत सारी जो भी एक्टिविटीज़ है उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है, जो कि हमारे लाइफ के लिए क्या है, नीड है उसकी। Okay, the energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP, एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। मीन्स यहाँ जो भी हमारी बॉडी, हमारी लाइफ के लिए जो भी एक्टिविटीज़, केमिकल एक्टिविटीज़ होनी है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करती है। और किस फॉर्म में प्रोवाइड करती है, एटीपी के फॉर्म में प्रोवाइड करती है। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। एटीपी इज नॉन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसको एनर्जी जो एटीपी है इसको हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं सेल की। द बॉडी यूज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। जो भी बॉडी के अंदर केमिकल कंपाउंड्स बनाना है या फिर मैकेनिकल वर्क करना है उसके लिए एटीपी चाहिए। तो एटीपी कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया देती है। तो बॉडी जो है वो यूज़ कर लेती है एनर्जी जो कि एटीपी के रूप में फॉर्म की जाती है बाय माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, और एटीपी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर ही प्लास्टिड्स पाई जाती है। अभी हमने जब हमने डिफरेंस पढ़ा था प्लांट सेल और एनिमल सेल का, तो उसमें देखा था जो प्लास्टिड्स है वो ओनली किस में पाई जाती हैं, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। फर्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर्ड प्लास्टिड्स है, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट जो कि वाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स है। फिर तीसरी है क्लोरोप्लास्ट जो कि कंटेन द पिगमेंट क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल है ग्रीन कलर का, उसके रूप में होती है क्लोरोप्लास्ट। तो ये 3 टाइप्स की होती हैं प्लास्टिड्स। फर्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर्ड वाली होती हैं, सेकेंड इज ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस होती है, वाइट होती है, थर्ड इज क्लोरोप्लास्ट जो कि
ग्रीन कलर के पिगमेंट के रूप में होती है, जिसको हम क्लोरोफिल भी कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लास्टिड्स कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्ड एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे मीन्स मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। प्लास्टिड्स का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिए क्या है। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, बिकॉज ये ग्रीन कलर का होता है, तो ऑफकोर्स फोटोसिंथेसिस के लिए यूजफुल होगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सेकेंड इज क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल। मीन्स जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें क्लोरोफिल के अलावा भी 2-3 पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि येलो और ऑरेंज। ठीक है, अब इसका लास्ट जो ऑर्गेनिल्स है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स क्या है? वैक्यूल्स आर स्टोरेज सेक्स फॉर सॉलिड्स और लिक्विड कंटेंट्स में स्टोरेज होता है ये। दे आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल विच प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स। जो एनिमल सेल है इसमें इसका साइज बहुत स्मॉल होता है, और जब प्लांट सेल है इसमें इसका साइज बहुत ज़्यादा बिग होता है। अब फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स क्या है? द सेंट्रल वैक्यूल्स ऑफ सम प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। मीन्स जो वैक्यूल्स है ये प्लांट सेल में 50 से 90% जो वॉल्यूम है वो किसका होता है? वो वैक्यूल्स का होता है, मीन्स सेंट्रल वैक्यूल का होता है। किसमें? प्लांट सेल के अंदर। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड रिजिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। सेल के अंदर जो भी रिजिडिटी है, मीन्स सेल में जो भी स्ट्रॉन्ग, जो सेल मीन्स सेल को जो स्ट्रॉन्ग बनाता है, ये हमारा वैक्यूल्स ही बनाता है। मैनी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स विच इंक्लूड अमीनो। ठीक है, तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं प्लांट सेल के, वो भी इसमें स्टोर किए जाते हैं। किसमें? वैक्यूल्स में। जैसे कि इसमें एक इंक्लूड है हमारा अमीनो, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो ये था हमारा वैक्यूल्स। सो गाइस, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 5 है क्लास 9th का वो कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और सारे बच्चों से मेरी यही मीन्स मैं यही कहना चाहूँगी कि आप ये जो वीडियो है इसको अच्छे से देखें, ध्यान से समझिए, मेरी एक बात सुनिए, और जो भी इसमें नोट्स के थ्रू जो मैंने आपको पढ़ाया है इसको समझिए। बिकॉज़ ये चैप्टर जो है बहुत लॉन्ग है लेकिन बहुत ईजी है। अगर आपको इसको समझ जाएंगे ना अच्छे से, तो इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे ना किसी के भी रिगार्डिंग, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से आंसर दे पाओगे, आप आंसरेबल हो पाओगे अगर आप इसको अच्छे से समझ लोगे। सो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, जो भी व्यूवर्स हैं मेरे, जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, जो भी हैं, आप इसको अच्छे से समझिए, करिए। ठीक है, सो आप इसको अच्छे से करिए, समझिए। और मेरी जो वीडियो है अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स करके मुझे बताइए आपको ये कैसी लगी। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन इस चैप्टर के रिगार्डिंग मुझसे पूछना हो तो यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आप मेरे जो कमेंट सेक्शन इसमें आप मुझसे क्वेश्चंस जो भी आपके उठ रहे हैं मन में, आप उसमें क्वेश्चन मेरे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।